नमस्कार। अपने हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग पत्र लेखन वीडियोस की सीरीज़ में आज एक नया वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको अनौपचारिक पत्र लिखना सिखाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप समझाया था और साथ में ये भी बताया था कि अगला वीडियो मैं बोर्ड परीक्षा 23 के प्रश्न पत्र कोर्स ए के प्रश्न पत्र में जो अनौपचारिक पत्र का प्रश्न पूछा गया था उसको मैं उदाहरण के रूप में समझाऊंगी। तो आज मैंने उसी प्रश्न को आधार बनाकर अनौपचारिक पत्र लेखन आपको इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है। तो हमारा जो प्रश्न था, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, हमारा प्रश्न था कि आपको अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना था, जिसमें आप विद्यालय की तरफ से शैक्षणिक यात्रा में किसी बड़े शहर में गए थे। यात्रा से लौटने के बाद यात्रा की जानकारी देते हुए आपको अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना था और उसमें पत्र में आपका नाम दिया गया था। इस तरीके से वो प्रश्न की भाषा थी कि आप रमैया या रोशन हैं, आप विद्यालय की तरफ से किसी बड़े शहर की शैक्षणिक यात्रा पर गए हुए हैं और यात्रा से लौटने के बाद यात्रा की जानकारी देते हुए आपको अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना है। तो इस प्रश्न की भाषा में आपको नाम ज्ञात है, आपको विषय ज्ञात है कि आपको शैक्षणिक यात्रा के ऊपर पत्र लिखना है किसी बड़े शहर की, और किसे लिखना है आपको यह ज्ञात है। तो आइए शुरू करते हैं कि हम यह पत्र किस प्रकार लिख सकते हैं यदि ऐसा कोई पत्र आपकी परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले प्रारूप के अनुसार मैंने यहाँ पर, आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हो कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, पत्र लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ है, आधा मैंने लिखा हुआ है और आधा मैं आपको वर्बली बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर जो प्रश्न, जो कि आपका पत्र का प्रारूप है उससे। अब हमारे प्रश्न में कोई एड्रेस नहीं दिया गया था, तो हमें एड्रेस खुद लिखना था, जो हम बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज लिखते हैं। तो यहाँ पर हम, अगर आपके, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यदि प्रश्न पत्र में आपके कोई पता नहीं दिया गया है तो उसमें आपका पता होगा परीक्षा भवन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रेषक के पते से, अर्थात अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा पता यहाँ ऊपर आएगा और हमारा पता परीक्षा की दृष्टि से है परीक्षा भवन आवास केंद्र। इस तरीके से हमने एक पता एज्यूम कर लिया, बना लिया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की एक औपचारिकता पूर्ण हो गई कि हमने पता लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर दिनांक लिखा। दिनांक भी जिस तरीके से आपने देखा लिखा हुआ है क्रॉस क्रॉस करके, वैसे ही आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। आपको दिनांक के प्रॉपर अंक नहीं लिखने हैं, ये मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से समझा रही हूँ। लेकिन जब आप वास्तविक रूप में किसी को पत्र लिखेंगे रियल में, तो आप ये सब चीज़ें अपने जो भी आपकी पता है, जो दिनांक है, आप वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से हम सीख रहे हैं, तो यहाँ हमारा फोकस उसी तरीके से होगा कि जैसे कि हम परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद संबोधन आया। संबोधन हमने लिखा, हम बड़ी बहन को पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछले प्रारूप में, पिछले वीडियो में आपको जो प्रारूप बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जब हम बड़े को पत्र लिखते हैं तो उसमें हम आदरणीय या पूजनीय का प्रयोग करते हैं शब्द का। तो यहाँ मैंने लिखा है आदरणीय दीदी, यहाँ पर हमने लगाया है फिर अल्प विराम। उसके बाद हमने यहाँ पर अभिवादन उसके अनुसार लिखा है। जब हम बड़ों को अभिवादन लिखते हैं तो हम सादर नमस्कार लिख सकते हैं, सादर नमस्ते लिख सकते हैं, प्रणाम लिख सकते हैं, चरण स्पर्श लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सादर नमस्ते लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये विराम चिन्ह का प्रयोग, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग, जो हम किसी को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो हम करते हैं, लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया है। अब आया हमारा प्रेषक का पता हो गया, दिनांक हो गया, आपका संबोधन हो गया, अभिवादन हो गया। अब हमारा फोकस होगा इस प्रश्न की जो विषय वस्तु है पत्र की, उसके ऊपर। अब यहाँ पर विषय वस्तु को आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ लिखा है इसमें, पूरा नहीं लिखा है, अभी मैं आपको वर्बली बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने इस पूरे विषय वस्तु को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्थात 3 पैराग्राफ बनाए हैं। पहला पैराग्राफ ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, या बाकी जितना हिस्सा इसका पूरा होगा वो होगा। और तीसरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरीके से अनौपचारिक पत्र में आप प्रयास कीजिए कि आप 3 पैराग्राफ में इसको लिखें। अब उस 3 पैराग्राफ में हमें लिखना क्या है ये हमें सीखना है, क्योंकि विषय वस्तु ही पूरे जो पत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी के नंबर
आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये विषय वस्तु और भाषा की शुद्धता मिलाकर ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 4 अंक का है, और जितना ज़्यादा अच्छा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे अंक आपको मिलेंगे। अब हमने जो शुरू का जो पैराग्राफ था उसमें हमने जो आपकी व्यक्तिगत औपचारिकता होती है, जब आप किसी को पत्र लिखते हो तो कुछ औपचारिकतापूर्ण बातें भी लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप व आदरणीय माँ पिताजी भी स्वस्थ व कुशल पूर्वक होंगे। तो इस तरीके की जो व्यक्तिगत बात है, आपकी औपचारिकता है, वो आप एक पैराग्राफ में लिख देंगे, तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ से आप शुरू करेंगे आपकी जो विषय वस्तु है उसका जो कंटेंट है, आपको लिखना क्या है, यानी कि किसी बड़े शहर शैक्षणिक यात्रा का आपको वर्णन लिखना है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि यदि इस तरह का कोई भी पत्र आपके एग्जाम में आता है तो आप अगर पास्ट में किसी यात्रा पर गए हुए हैं, आपको वो उस यात्रा के बारे में कुछ ध्यान है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसमें किसी एक ऐसे शहर का चुनाव कर सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी हो, और जहां सीखकर आपको लगता है, जहां जाकर आपको लगता है कुछ सीखने को मिलेगा, और हम उस जानकारी के आधार पर हम अपनी विषय वस्तु को अच्छा बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही शहर का आप चुनाव करिएगा अगर इस तरह का कोई पत्र आता है। तो ये बात हमारी पॉइंट है ध्यान रखने योग्य कि जो भी पत्र में पूछा जाता है, किसी भी विषय पे यदि पत्र लिखना आता है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं पनपेंगे, और जब विचार नहीं आएंगे तो हम लिखेंगे क्या। भाषा तो बाद में आएगी, पहले तो विचार दिमाग में आने चाहिए, तभी तो आप उसको भाषा का रूप दोगे, शब्दों के रूप देके लिखोगे। तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में उस विषय वस्तु के संबंध में विचार आने चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसके जो विषय पूछा गया है उसका सामान्य ज्ञान हो या उसकी हमें जानकारी हो। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से उस विषय वस्तु को हम शुरुआत करेंगे ये देखिएगा। आधा मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ आप डैश डैश देख रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ वर्बली आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पूरा लिख नहीं पाई। ठीक है, मैंने लिखा है दीदी, फिर दीदी, देखिए दीदी संबोधन चिन्ह लगाया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि दीदी को हम संबोधित कर रहे हैं। दीदी, पिछले सप्ताह मैं विद्यालय की ओर से शैक्षणिक यात्रा पर गया था। अब भाषा देखिएगा मैंने किस तरीके से भाषा या सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं, आप कोशिश करिएगा अपने पत्र में उसी तरह की भाषा या सेंटेंसेस को विषय अनुसार फ्रेम करने की। तो दीदी, पिछले सप्ताह में विद्यालय की ओर से शैक्षणिक यात्रा पर गया था। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैंने जिस शहर के बारे में अभी तक सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा था, मुझे वहां जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपने भूमिका बांधी उस शहर के बारे में बताने की। ठीक है, तो इस पंक्तियों से परीक्षक को यह भी पता चला कि आपको लिखना आता है, आप लिखने की कला से वाकिफ है। अब आगे देखिए, हम पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर गए थे। इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत व ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से आपने परीक्षक के दिमाग में ये बात लाई कि आपको उस शहर के बारे में जानकारी है। तो देखिए अब आप इसमें आगे और क्या लिख सकते हैं, ये पर्याप्त नहीं है, अभी इसमें हम आगे और लिखेंगे। अब आप इसमें आगे लिख सकते हैं कि मैंने वहां पर हावड़ा ब्रिज देखा, जिसे देखकर मैं बहुत रोमांचित हो गया। हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। इस तरीके से आप वहां की कोई भी एक उस शहर की किसी भी एक इमारत, कोई भी एक स्थल को लेकर आप इस तरह का वाक्य फ्रेम कर सकते हैं। तो ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें जिस तरीके से भाषा का आप प्रयोग करोगे वो भाषा देखकर आपका परीक्षक भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। फिर उसके आगे हम लिखेंगे कि हम वहाँ पे साइंस सिटी, अरविंदो भवन, ऊर्जा शिक्षा केंद्र भी घूमने गए, जहाँ पर हमने अनेक वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। अब आप देखिए, आप शैक्षणिक यात्रा पर गए हैं, तो आप जो भी बात लिख रहे हैं उसको आपको अपने सीखने की जो वो है प्रवृत्ति है उससे भी आपको उससे जोड़ना है। उसके आगे लिखेंगे कि हम जूलॉजिकल पार्क व बॉटनिकल गार्डन भी घूमने गए, वहाँ पर हमने पौधों व जानवरों की अनेक प्रजातियों को भी देखा। इस तरीके से आपने देखा और उनसे सीखा। इस तरीके से आप
एक सेंटेंस आप आगे फ्रेम करेंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं, हमने वहाँ हेरिटेज वॉक की जिसके माध्यम से हमें कोलकाता की संस्कृति के बारे में पता चला। ठीक है, इस तरीके से बात लिखेंगे। फिर आगे आप लिख सकते हैं इसमें कि हमने वहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय देखा, राजभवन देखा, विक्टोरिया मेमोरियल घूमा और हम यह सब देखकर बहुत उत्साहित थे और निश्चित ही ये शैक्षणिक यात्रा हमारे सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आपको उस पूरे जो आपने जो जो चीज़ें घूमी, आपको इस तरीके से उसको अपने पढ़ाई से भी रिलेट करते हुए आप लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपका जो कंटेंट है वो बन जाएगा। उसके बाद अब देखिए, ये हम यहाँ पर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, उसमें हमें जो कि व्यक्तिगत पत्र भी होता है क्योंकि ये हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवारजनों को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ व्यक्तिगत जो मनोभाव है, हमारे मन के भाव हैं, उनका भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं, उनकी भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है क्योंकि ये वैसे भी क्या है, अनौपचारिक पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, तो अपने मनोभावों को भी आप इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि हमने वहाँ पर बंगाली मिठाइयों का भी स्वाद चखा। जब मैं रसगुल्ले खा रहा था तब दीदी हमें आपकी बहुत याद आई, मुझे आपकी बहुत याद आई क्योंकि मुझे पता है आप मिठाइयों की शौकीन हैं। तो इस तरीके से जो आपका जो मन के भाव है, जो आपका व्यक्तिगत पुट है उस पत्र में, वो भी उसको प्रभावशाली बनाएगा क्योंकि ये पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र है। तो इस तरीके की अनौपचारिक बात भी आप अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में आप लिख सकते हैं जिससे आपका पत्र और प्रभावी बनेगा। तो इस तरीके से आपने पूरा अपना विषय वस्तु थी वो पूरी आपने की। ठीक है, अब उसके बाद ये विषय वस्तु का पैराग्राफ तो पूरा हो गया। अब यहाँ पर आप थर्ड पैराग्राफ में आप पत्र का अंत करोगे कि पत्र का अंत कैसे करोगे, कि ऐसे तो नहीं लिख दोगे कि बस आपने वहाँ लिखा कि हमें आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इस यात्रा में हमें बहुत आनंद आया। एंड में इसका विषय वस्तु का अंत करते हुए आप लिख सकते हैं कि इस यात्रा में हमें बहुत आनंद आया और ये यात्रा हमेशा हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगी और बाकी बातें, पूरी जानकारी विस्तार में मैं तब दूंगा जब मैं आपसे मिलने आऊंगा। इस तरीके से बातें लिखकर आप उस विषय वस्तु का अंत कर सकते हैं। अब आखिरी पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, अब पत्र का अंत करना है। अब इतने में तो आप छोड़ नहीं देंगे। उसके बाद आप तीसरा जो पैराग्राफ मैंने बनाया है, फिर आपके व्यक्तिगत जो इमोशंस है उसके ऊपर आ जाएगा कि अगले माह मेरी परीक्षाएं हैं, उनके समाप्त होते ही मैं घर आ जाऊंगा। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। परिवार में मेरा सबसे यथायोग्य कहिएगा। शीघ्र ही मिलेंगे। इस तरीके से थर्ड पैराग्राफ में आपने ये व्यक्तिगत बातें जो आपकी हैं, अनौपचारिकतापूर्ण जो है वो आपने लिखी, जो पत्र के अंत में इसको हम लिखेंगे कि तो पूरा पत्र हमारा क्या लगेगा, टोटलिटी में लगेगा, संपूर्णता प्राप्त किए होगा अगर इस तरीके से हम पत्र का एंड करेंगे। और परिवार में मेरा सबसे यथायोग्य कहिएगा। यथायोग्य मतलब होता है कि परिवार में जो सदस्य हैं उनके अनुसार उनका विश कहिएगा। जैसे छोटे हैं तो उनको प्यार देना, जो बड़े हैं चरण स्पर्श कहना। तो इतना बड़ा सेंटेंस ना बनाकर हमने यहाँ पे क्या लिखा कि परिवार में मेरा सबसे यथायोग्य कहिएगा, शीघ्र ही मिलेंगे। ठीक है, फिर नीचे अब आता है पत्र के अंत में नीचे क्या हम लिखेंगे। अब ऊपर हम दीदी को पत्र लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपका अनुज। अनुज मतलब छोटा, जो छोटा होता है, छोटा भाई होता है, आपका अनुज। और मैंने यहाँ पर आपको पत्र में दो नाम दिए गए थे, रमैया या रोशन, तो मैंने यहाँ पे रोशन नाम लिखा कि आपका अनुज रोशन। इस तरीके से हमने ये पूरा अनौपचारिक पत्र लिखा, उसकी विषय वस्तु इस तरीके की बनाई। तो बच्चों मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप अपनी विषय वस्तु में परिपक्वता दिखाएंगे, अपनी नॉलेज की, अपने ज्ञान की, अपने सामान्य ज्ञान की यदि परिपक्वता दिखाएंगे तो निश्चित ही जो ये 4 नंबर है और अच्छी भाषा के साथ उसको लिखेंगे, आप लिखने का तरीका सीखेंगे, शब्दों का चयन सीखेंगे, तो निश्चित ही ये जो पोर्शन है आपका 4 नंबर का, ये जो आपकी पूरी विषय वस्तु आपकी 4 नंबर की है, वो आपको 4 नंबर पूरे में से पूरे मिल सकते हैं यदि आप इस तरह की विषय वस्तु बनाकर अपने पत्र में लिखते हैं। और बाकी की यदि आपको प्रारूप के अनुसार आपकी औपचारिकताएं आपको लिखनी आती हैं, 1 नंबर की ऊपर और नीचे की औपचारिकता है, यदि आपने वो लिख दिया तो 5 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पत्र बनाकर लिखते हैं, या जो भी विषय आपसे प्रश्न में पत्र में पूछा जाता है उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। और आपको इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपको अतिरिक्त अध्ययन पर फोकस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, अपने आसपास होने वाली घटनाओं से परिचित होंगे, देश विदेश की जानकारी रखेंगे, उतना ज़्यादा आप पत्र या प्रश्न पत्र का जो लेखन वाला हिस्सा है
उतना अच्छा आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको विचार चाहिए होंगे लिखने के लिए, और विचार ऐसे साधनों से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि अनौपचारिक पत्र आपका 100 से 120 शब्दों की शब्द सीमा में लिखना होता है, और जो आपको 100 से 120 शब्द है या 100 शब्द है, मिनिमम जो 100 शब्द है, वो 100 शब्द आप समझिए आपकी विषय वस्तु के हैं। विषय वस्तु के लिए आपको शब्द सीमा दी गई है, और अगर 100 से 120 शब्दों की सीमा इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि आप अपने जितना भी आप अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं आप उतना लिख सकते हैं। कोई 100 शब्द कम नहीं होते हैं लिखने के लिए। जितना ज़्यादा आप प्रभावशाली ढंग से अपने शब्दों का चयन करके लिखते हैं तो 100 शब्द पर्याप्त होते हैं अपनी विषय वस्तु को पूरी तरीके से स्पष्ट करने के लिए। और एक बात बच्चों आपको और ध्यान में रखना है कि हमेशा परीक्षा में आपको जो पत्र है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, आपको पूरे एक पेज में लिखना है। यानी कि एक पेज से ज़्यादा दूसरे पेज में आपका पत्र नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अगर पेज बनाया है तो सारी जो औपचारिकताएं हैं वो आपकी सब एक ही पेज में, यानी कि पूरा आपका जो पत्र है वो आपका पूरा एक ही पृष्ठ में आना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए आंसर शीट में आप पत्र को हमेशा, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, हमेशा एक नए पृष्ठ से शुरू करेंगे, नए पेज से शुरू करेंगे और पूरा एक पेज लेंगे आप उस पत्र को लिखने का, और पूरा एक पेज में कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको जितनी शब्द सीमा दी गई है उसके अनुसार पूरा एक पेज तो आपको लग जाएगा। उसका एक कारण है, क्योंकि जब परीक्षक आपका ये पत्र चेक करेगा तो उससे सारी जो प्रारूप है पूरा पत्र का वो पूरा एक पेज में चमकेगा। तो आप को एक पृष्ठ, और एक पृष्ठ की जो जितना भी शब्द सीमा या विषय वस्तु दी गई है वो एक पेज के अनुसार ही होती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको पत्र एक पेज में ही लिखना है, और हमेशा पत्र को नए पेज से आपको शुरू करना है। अगर आपका पिछला प्रश्न खत्म हुए हैं, उसका काफ़ी नीचे का पोर्शन बच गया है, तो आप उसका लालच मत कीजिए। हमेशा पत्र को, यदि आपको पत्र में अच्छे अंक पाने हैं, व्यवस्थित ढंग से पत्र लिखना है, तो एक पेज में आप अभ्यास कीजिए कि आपका पत्र पूरा प्रारूप के समेत एक पृष्ठ में आए, कि पूरा परीक्षा को ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सिस्टमेटिक ढंग से वो एक पृष्ठ में वो आपकी देखे। जिससे अगर आपने अच्छे ढंग से उसको लिखा होगा, जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया है, आपने उस तरीके से लिखा होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखे होंगे, तो कोई मतलब इस बात में कोई दो राय ही नहीं है कि आपको पत्र में अच्छे अंक ना मिले। आप 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत गलती भी करते हैं, मात्राओं की कहीं मिस्टेक भी होती है, तो भी आपको 4.5 अंक तो आराम से मिल सकते हैं, यदि आप पत्र को पूरा उसी तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे जैसा कि मैंने आपको गाइड किया है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, नए नए जो विषय है उनके बारे में जानिए, जिससे कि अगर किसी भी विषय पे पत्र आता है तो आप उसको अच्छे से लिख सके। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड परीक्षा 23 में जो आपके अनौपचारिक पत्र कोर्स ए में पूछा गया था हिंदी के, उसका मैंने उदाहरण लेकर आपको समझाया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पत्र लिखते हैं, उसका प्रारूप कैसे बनाते हैं, विषय वस्तु कैसे बनाते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम किस तरह की बातें लिखकर पत्र को प्रभावशाली बनाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी हिंदी देखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।